मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ITI तरबियत के साथ मुलाजिमत और रोजगार के वसी मौके, बेरोजगार नौजवान फायदा हासिल करें। बोधन MLA ने जिला कलेक्टर के हमरा किया गवर्नमेंट बॉयज ITI का दौरा। ऑटोनगर के फर्नीचर वर्कशॉप व गोदाम में भयानक आतिशज़दगी, आग के शोलों को देख अतराफ व अकनाफ की अवाम में खौफ। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया क्या? लाखों मालियत की लकड़ी व फर्नीचर के नुकसान का अंदाजा। माली मुश्किलात से तंग आकर एक खातून ने की खुदकशी, अफरादे खानदान में गम की लहर। मामला एड़पल्ली का। अब खबरें तफसील से। ITI तरबियत के साथ मुलाजिमत और रोज़गार के वसी मौके, MLA सुदर्शन रेड्डी ने नौजवानों और बेरोज़गारों को इस मौके से फ़ायदा उठाने का दिया मशवरा। MLA ने ज़िला कलेक्टर के हमरा किया गवर्नमेंट बॉयज़ ITI का दौरा। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी के हमरा निजामाबाद कस्बे के शिवाजी नगर में वाक़ गवर्नमेंट बॉयज़ ITI का दौरा किया। MLA सुदर्शन रेड्डी ने बेरोजगारों, नौजवानों और तलबा को मशवरा दिया कि वो सनती तरबियती इदारों से फायदा उठाएं जो मुलाजिमत और रोजगार की वसी मौके फ्राहम करते हैं। उन्होंने टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और दीगर ट्रेडर्स से मुतल्लिक वर्कशॉप्स और क्लासेस का दौरा किया और तफसीली मुआयना किया। उन्होंने प्रिंसिपल यादगिरी से मुख्तलिफ तिजारतों में फ्राहम की जाने वाली तरबियत और दस्तियाब मशीनरी और आलात के बारे में दरियाफ्त किया। MLA ने तजवीज़ पेश की कि ITI में शामिल होने वालों को मियारी तरबियत फ्राहम की जानी चाहिए ताकि उन्हें मुलाजमत और रोजगार के बेहतर मौके मिल सके। उन्होंने तलबा से बातचीत की और उन्हें फ्राहम की जाने वाली तरबियत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली रियासती हुकूमत स्किल इंडिया प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर ITI ट्रेनिंग को बहुत अहमियत दे रही है। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत ने आज की सनती ज़रूरियात के मुताबिक जदीद कोर्सेज की तरबियत फ्राहम करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स भी कायम किए। ITI में कामयाबी से तरबियत मुकम्मल करने वालों को न सिर्फ मरकजी हुकूमत के इदारों जैसे रेलवे, BDL और मिधानी में मुलाजमत के मौके मिलेंगे, बल्कि वो अपनी सनतें कायम करने और प्राइवेट सेक्टर में पुरकशिश तनख्वाहों के साथ मल्टीनेशनल सनतों में मुलाजमत के मौके भी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत तकनीकी तालीम को फरोग देने के लिए खुसूसी इक़दामात करे, जिसे गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में नजरअंदाज किया गया था। हर तरह से नौजवानों में तकनीकी सलाहियतों को बेहतर बनाया जा रहा। 10वीं जमात पास करने वाले बराह रास्त ITI में दाखिला हासिल करके अपनी पसंद के कोर्स में तरबियत हासिल करके मुलाजमत और रोजगार के मौके हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने टाटा जैसी सरकर्दा कंपनियों के साथ तरबियत मुकम्मल करने वालों की तखर्रुरी के लिए भी मुआहदे किए हैं। तलबा और नौजवान हुकूमत के ताउन से फायदा उठाएं। MLA ने कहा कि वो सरकारी ITI में
मौजूद मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगी। एमएलए के हमरा रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और आईटीआई के असातिज़ा भी मौजूद थे। అంటే వేరే ట్రేడ్లకి ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ ఫేమస్ అవుతుంది. కామన్ ఆల్ ట్రేడ్స్ కు కామన్ గా ఒక సబ్జెక్ట్ ఇదేలో సబ్జెక్ట్ ప్రతి ట్రేడ్ అవే ఫండమెంటల్స్, అవే ఫార్ములాస్, అవే రివిజన్లో ఉన్నట్టుగా అదొక మెదడు మీద లాగా ఉంటుంది సార్ ఈ సబ్జెక్ట్. చేసుకున్న తర్వాత చెప్తున్నా ఫిటర్ ట్రేడ్ వాళ్ళు సార్ रेवंत रेड्डी बदनवानी के बादशाह और नाअहल चीफ मिनिस्टर आज तक जय तेलंगाना कहने की तौफीक नहीं हुई। अवामी वादों की अदम तकमील, किसानों के खर्चेजात मुकम्मल माफ़ नहीं हुए। 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर इंतखाबात काबिल कबूल नहीं। कोट्टागुडम में जलसा, सदर तेलंगाना जागृति व MLC के कविता का खिताब। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कल्वकुंतला कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति को रियासत बनी मजबूती के साथ बसर दी जा रही। वो कोट्टागुडम में जलसे से खिताब कर रहे। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी वीरैया और उनके साथियों ने तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार की। कविता ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अब तक जय तेलंगाना कहने की तौफीक नहीं। रियासत में हुक्मरानी की सूरत हाल सबके सामने। किसानों के खर्चेजात आज तक मुकम्मल तौर पर माफ नहीं किए। जब हमने वज़ीर आला को बहस के लिए मदद किया तो वो पीछे हट गए, जबकि आवाम से किए गए वादे जैसे खवातीन को महाना 2500 रुपये माली इमदाद का वादा भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने खास तौर पर सिंगरेनी के मामले में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सिंगरेनी में डिपेंडेंट मुलाजमतें नहीं दी जा रही। अगर सिंगरेनी को निजी हाथों में देने की साजिश की गई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी को बदनवानी का बादशाह और नाअहले वज़ीर आला का खिताब दिया गया। कविता ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मंदिर की EO रमा देवी, जो BC तबके से ताल्लुक रखने वाली तेलंगाना की बेटी है, उन पर भी हमला किया गया। जागृति इस हमले की शदीद मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि सीताराम प्रोजेक्ट को 70% तक मुकम्मल किया जा चुका है। बाकी काम भी जल्द मुकम्मल किए जाए ताकि किसानों को पानी मिल सके। कविता ने कहा कि 5 ग्राम पंचायतों को तेलंगाना में शामिल करने के लिए तेलंगाना जागृति ने गोलमेज इजलास के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मकतूब रवाना किया और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को भी खत लिखा है ताकि ये देहात तेलंगाना में जम किए जा सके। बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन देने का वादा कांग्रेस ने किया था। अगर इस वादे को नजरअंदाज करके इंतखाबात करवाए गए तो BC बरादरी खामोश नहीं बैठेंगी। इसी मकसद के लिए 17 जुलाई को रैल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा। कविता ने कोट्टागुडम के तमाम BC अवाम से अपील की कि वो इस एहतजाज को कामयाब बनाए। कविता ने वज़ीर आला को बराह रास्त चैलेंज करते हुए कहा कि वो हर बार असेंबली में KCR साहब को बुलाने की बात करते, लेकिन वो असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सियासत करे। हम खवातीन सबकी सब पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आएंगे और वहाँ वज़ीर आला से इस्तिफसार करेंगे। खवातीन को महाना 2500 रुपये क्यों नहीं दिए जा रहे? सोना देने का वादा किया गया था, वो क्यों नहीं फराहम किया जा रहा? पेंशन की रकम में इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा? कविता ने कहा कि अवाम सब कुछ देख और समझ रही। रेवंत रेड्डी का झूठ और फरेब ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। కొత్తగూడెం జిల్లాలో అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎందుకు విస్తృతపరుస్తూ ఉన్నాం జాగృతిని? ఎందుకు అంటే మీరు మన ముఖ్యమంత్రి గారిని చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. మనం కష్టపడి ప్రాణాలొడ్డి అనేక మంది నిరాహారాలు దీక్ష చేసుకొని అనేక మంది బిడ్డలు చనిపోయి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. వచ్చినటువంటి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కనీసం జై తెలంగాణ అని అనలేనటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో ఉన్నది. ఎందుకోసం తెచ్చుకున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రం? మన అస్తిత్వం నిలబెట్టుకోవాలని,
మన యొక్క అభివృద్ధి జరగాలని చెప్పి, సబ్బండ వర్గాలకు మంచి జరగాలని చెప్పి, మా ఆడబిడ్డలకు అభివృద్ధి కావాలని చెప్పి మరి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ ఒక గాడిన పడే లోపలనే మరి కాంగ్రెస్ చేతిలోకి పోయింది. కాంగ్రెస్లోకి పోతే మరి ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి కనీసం సోయి లేకుండా ఏ ఒక్క కార్యక్రమం చేయకుండా, సరే పోనీ 2 రూపాయలు పెన్షన్ లేటుకి ఇస్తాడేమో అనుకుంటే ఊరుకుందాం అనుకుంటే ఇప్పటి వరకు 18 నెలలైంది ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఆయన ఒక్కటంటే ఒక్కసారి కూడా జై తెలంగాణ అనలే. ఎప్పుడు చూసినా నోట్లకెళ్ళి జై కాంగ్రెస్ జై సోనియమ్మ తప్పితే జై తెలంగాణ అన్నది రాలేదు. అంటే మన రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఒక సంస్థ, తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ, మనం ఉద్యమ కాలం నుంచి ఉన్నాం, తెలంగాణ అస్తిత్వం కోసం పోరాటం చేసినాం. ఆనాడు ఎంత అవసరమో ఇవాళ కూడా మళ్ళీ జాగృతి లాంటి సంస్థల అవసరం అంత పెద్ద ఎత్తున. ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు నోరు తెరవంగానే ఏం చేస్తాడు, నేను ఇది ఇస్తా అది ఇస్తా, ఎవరి మీద ఒట్టు పెడతాడు? ఇగో మన పాల్వంచ పెద్దమ్మ మీద ఒట్టు, మన ఇంకొక భద్రాచలం రాముడి మీద ఒట్టు, ప్రతి దేవుడు ఎక్కడ దేవుడు కనబడితే అక్కడ ఒట్టు పెట్టిండి తప్పితే సంపూర్ణ రుణమాఫీ ఇంతవరకు కాలేదు. అందరికి కూడా తెలుసు మనకది ఎక్కడ జరిగింది. 60% అయితే మహా ఎక్కువ. ఏనాడు కూడా రైతు బంధు, ఇప్పుడు 3 ఎకరాల మీదోళ్ళకి ఎవరు పడ్డది రైతు బంధు? పడలేదు. కానీ ఏం అడగలేని పరిస్థితి. ఇవాళ 2000 ఉన్న పెన్షన్ 4000 చేస్తామన్నారు, ఎక్కడ కూడా చేయనటువంటి పరిస్థితి. మరి మా ఆడబిడ్డలు ఇంత పెద్ద ఎత్తునున్నారు. ఇక్కడ ఏం చెప్పిండ్రు, మనకు 2500 రూపాయలు ఇస్తాం రాగానే కేసీఆర్ షాదీ ముబారక్ అంటే 1,00,000 ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటున్నాడు. నేనైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే తులం బంగారం ఇస్తా అని చెప్పిండు. అంటే మాటలు ఇచ్చుడు తప్పితే ఒక్కటి కూడా చేసింది లేదు. నిన్న మొన్న మన నాయకులు ఏం చేసిండ్రు, నువ్వు ఇది ఇస్తా అన్నావు అది ఇస్తా అన్నావు, సవాల్ చేసినావు, చర్చకు రా అంటే తోక ముడిచి పారిపోయాడు. అంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి పరిస్థితి ఏంటంటే ఇస్తా 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 అంటాడు, ఏది కూడా ఇయ్యడు. వస్తా వస్తా చర్చకు అంటాడు, రాకుండానే వారిపోతాడు. మరి ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మళ్ళా ఒకసారి ఎట్లా అయితే తెలంగాణ ఉద్యమంలో మనందరం పిడికిలెత్తి మన హక్కుల కోసం పోరాడినమో, మన వనరుల కోసం పోరాడినమో, మన యొక్క అస్తిత్వం కోసం పోరాడినమో మళ్ళీ పోరాటం చేయాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చింది. అందుకే జాగృతి ఇవాళ కొత్తగూడెంలో మరి కొత్త శక్తిని సంతరించుకుంటుందని నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను. हैदराबाद के कोकटपल्ली में मिलावट शुदा सेंधी का इस्तेमाल करने से 5 अफराद की मौत के बाद रियासत भर में महकमा एक्साइज को अलर्ट कर दिया गया। इसके तहत ओहदेदारों ने निजामाबाद जिले के सेंधी डिपो का किया मुआयना और सिर्फ खालिस सेंधी फरोख्त करने के अहकामात जारी किए। एक्साइज इन्फोर्समेंट के ओहदेदारों ने निजामाबाद शहर में सेंधी डिपो का मुआयना किया। जुमेरात को डिपोओं में सेंधी की तैयारी में बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर का मुआयना किया। ओहदेदारों ने शहर के हुदूद में 3 सेंधी डिपो के लाइसेंसों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर सोम रेड्डी और इन्फोर्समेंट सीआई ने कहा कि मैन्युफैक्चरर्स को सेहत आमाद की खातिर सिर्फ खालिस सेंधी तैयार करनी चाहिए। एक्साइज हुक्काम ने निजामाबाद मंडल के मलाराम में 16 एकड़ पर मुश्तमिल वाटर पार्क का भी मुआयना किया। उन्होंने सनतकारों को मशवरा दिया कि वो वाटर पार्क से ताड़ी जमा करें और सिर्फ वही सेंधी फरोख्त करें। ओहदेदारों के हमरा एनएचओ सुष्मिता, इन्फोर्समेंट अमला और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद के कोकटपल्ली में मिलावट शुदा सेंधी का इस्तेमाल करने से 5 अफराद की मौत के बाद रियासत भर में महकमा एक्साइज हाई अलर्ट पर है। इसके तहत ओहदेदारों ने निजामाबाद जिले में भी मुआयना किया। इसके तहत ओहदेदारों ने शहर में सेंधी की दुकानों का मुआयना किया। सिर्फ खालिस सेंधी फरोख्त करने के अहकामात जारी किए। ऑटो नगर निजामाबाद में फर्नीचर वर्कशॉप व गोदाम में भयानक आतिशबाजी, आग के शोलों को देख अतराफ व अकनाफ की अवाम में खौफ। बड़ी मशक्कत करते हुए आतिश प्रो अमले ने 3-4 घंटों में आग पर काबू पाया। लाखों मालियत की लकड़ी व फर्नीचर के नुकसान का अंदाज़ा ताहाल आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। गुंजान आबादी वाले इलाके के बीच इंडस्ट्रियल एरिया, किसी भी वक्त बड़े हादसे का अवाम को खतरा। आज सुबह की अव्वली सातों में शहर के इंडस्ट्रियल एरिया ऑटो नगर जो गुंजान आबादी के बीचों बीच आ गया। आग के शोले उठते देख अवाम खौफ व हिरास में मुब्तला हो गई। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह की अव्वली सातों 5 बजे के करीब ऑटो नगर की फर्नीचर वर्कशॉप और गोदाम से आग के शोले उठते हुए नजर आए। काफी ऊंची आग देख वहां मौजूद नौजवानों ने फायर इंजन को इत्तला दी
और खुद भी आग बुझाने के लिए कोशिश की। लकड़ी का गोदाम होने की वजह आग तेजी से पकड़ ली और गोदाम वो वर्कशॉप को अपनी लपेट में ले लिया और आग की वजह टीन शेड गिर गया, जिससे आग को बुझाने और काबू पाने के लिए आतिश प्रो अमले को तकरीबन 3 से 4 घंटे मेहनत व मशक्कत करनी पड़ी। काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजूहात का ताहाल कोई पता नहीं चल सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदाजा लगाया जा रहा। वर्कशॉप के मालिक ने बताया कि उन्हें लाखों का नुकसान हुआ और सारे मशीनें वगैरह भी जलकर खाकसर हो गई। इसी मन में मुकदमा दर्ज किया गया। पूरे मशीन जल गए पूरे, फिर माल था उसमें, माल भी जल गया पूरा। मशीन हार्डवेयर सामान वो सब था, पूरा जल गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। आटू नगर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें जो फर्नीचर की एक जो कारखाना था वो जलकर खास्तर हो गया, जिसका नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि कोई चीज़ बाकी नहीं रही। हमारे मकबूल पाशा पिछले 1 साल से काफ़ी मेहनत से वहाँ पर काम कर रहे थे और साथ ही साथ ये हुसन आटू नगर में 600 से 800 लोग यहाँ पर, बड़े बड़े लोग, छोटे लोग, तमाम ही गुजारा कर रहे, लेकिन यहाँ पर कोई नज़म नहीं है। आटू नगर जो इंडस्ट्री जो रहती उसकी एक बॉडी रहना चाहिए ताकि ऐसे कुछ मामलात, ऐसा कुछ होता है, हादसात होते हैं तो उसको टेकअप कर सके। ये जो हुसन आटू नगर इंडस्ट्री जो के जिम्मेदार है, वो लोगों से हमारी गुजारिश है, एमआईएम पार्टी ये डिमांड करती है कि यहाँ पर पहले कमेटी डालिए ताकि ऐसे हादसात की हुए तो रोकथाम या उसको फॉलो अप करने के लिए आसानी हो सके। और ये फायर ब्रिगेड सुबह से कोशिश कर रहा है तमाम चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए, और पुलिस से भी हम बात किए तो तमाम एंगल से पहले तो ये इस तमाम को पहले बुझाने का काम, आग बुझाने का काम हो रहा। उसके बाद हम क्योंकि नॉर्थ एमआरओ को आता है, नॉर्थ मंडल को, वहाँ पर भी फ़ोन करके आरआई से बात करके उनको भी यहाँ की इत्तला दी है, वो भी आएंगे। जितना हो सकते हैं एमआईएम पार्टी इनको मदद करेंगी, ये हमारा यकीन है इंशाल्लाह। और फिर से एक बार मैं हुसन या आटू नगर के जो ज़िम्मेदार है और उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर आटू नगर की बॉडी पहले बनाएं ताकि ऐसे हालात, ऐसे हादसात को अगर होते हैं तो उसको फॉलो अप करने में आसानी हो सके। जब से बीजेपी मुल्क में बरसरे इख्तिदार आई, वो आईनी इदारों को कमज़ोर कर रही। टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ ने किया बरहमी का इजहार और कहा कि इलेक्शन कमीशन इसका हिस्सा है। मुल्क में फाशिस्ट हुकूमत चल रही। टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़, जिन्होंने हैदराबाद में सीपीआई मखदूम के रियासती दफ्तर के दोबारा इफ्तिताई प्रोग्राम में हिस्सा लिया, कहा कि तेलुगु सरजमीन पर पैदा हुए मखदूम ने अपनी जिंदगी अवाम के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि संगठन के कारकुनों से मखदूम का बेमिसाल रिश्ता है। महेश गौड़ ने याद किया कि मखदूम ने बी यल्ला रेड्डी और वेंकट रेड्डी के हमरा मिलकर मुसल्ला जद्दोजहद की कॉल दी थी। मखदूम न सिर्फ शायर थे बल्कि एक अच्छे अदाकार भी थे। मखदूम इन मुमताज लोगों में से थे जिन्होंने मशहूर अंग्रेजी अदीब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा किया। महेश गौड़ ने कहा कि उस वक्त के कांग्रेसी वुज़रा ने 1974 में मखदूम के दफ्तर के संगे बुनियाद के प्रोग्राम में शिरकत की थी और ये कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों के दरमियान ताल्लुक लाजिम व मलज़ूम है उन्होंने वाज़ेह किया कि वो पहले शख्स थे जो चाहते थे कि रियासत में कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट भी मजबूत हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर असेंबली इंतखाबात जीते और कहा कि इस वक्त मुल्क में फस्ताई हुकूमत चल रही और फाशिस्ट नजरियात के हामिल लोग अपने ओहदों की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अगर हम मुल्क में सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो हम शहरी निक्सिल बन जाते और अगर हम जमहूरी अख्तार की बात करते हैं तो गद्दार बन जाते। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकज ऑपरेशन कागड़ से कत्लेआम जारी रखे हुए इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि मोदी हुकूमत ने इंसानियत और रहम के बगैर जंग बंदी का सहारा लिया। उन्होंने इस वहशियाना फेल में खवातीन और बच्चों की जानों से हाथ धोने पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकज ऑपरेशन कागड़ के नाम पर कॉर्पोरेट्स के लिए मुल्क के जंगलात और मादनी दौलत को लूटने की कोशिश कर रहा
اور کہا کہ جس دن میں نے آپریشن کاغذ کے خلاف گول میز میٹنگ میں بات کی تھی انہوں نے مجھے ایک شہری نکسلائٹ اور غدار قرار دیا ہے۔ راشن کارڈ کے لیے عوام دلالوں سے رجوع نہ کریں۔ راشن کارڈ کی تقسیم ایک مسلسل عمل ہے، آرمور MRO ستیہ نارائن نے کی اپیل۔ آرمور تحصیلدار ستیہ نارائنا نے کہا کہ نئے راشن کارڈ کا عمل ایک مسلسل عمل ہے اور راشن کارڈ کی درخواستوں کے لیے بروکر سے رابطہ نہ کیا جائے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحصیلدار نے کہا کہ اب تک آرمور شہر میں 4180 نئے راشن کارڈ کی درخواستوں کی جانچ کر کے اعلیٰ حکام کو بھیج دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 1055 درخواستیں ابھی زیر غور ہیں۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ راشن کارڈ کے لیے دلالوں سے رجوع نہ ہو اور کہا کہ اگر کوئی دلال راشن کارڈ دینے کا وعدہ کر کے غیر قانونی چارج کرتا ہے تو ان کے علم میں لایا جائے۔ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల కొత్త రేషన్ కార్డుల మంజూరీ ప్రారంభించినప్పటి నుంచి మన ఆర్మూర్ మండల పరిధిలో సుమారుగా 4000 పైసలకు అర్హమైన రేషన్ కార్డులని గుర్తించి డిఎస్ఓ గారికి ఆమోదం కొరకు ప్రతిపాదనలు పంపించడం జరిగింది। ఇంకా కూడా దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో ఒక 1055 వరకు ఆర్ఐ వెరిఫికేషన్లో ఉన్నాయి రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ గారి వద్ద। వాటిని కూడా వీలైనంత తొందరగా పరిశీలించేసి అర్హులని రేషన్ కార్డు ఇచ్చే విధంగా కలెక్టరేట్కి డిఎస్ఓ గారికి ప్రతిపాదనలు పంపడం జరుగుతుంది। ప్రజలకు ఇంకొక ముఖ్యమైన గమనిక ఏంటంటే ఈ రేషన్ కార్డుల జారీ అనేది నిరంతర ప్రక్రియ కాబట్టి దీనికి ఏదో ఒక తుది గడువు అని చెప్పేసి అపోహకు గురై ఒకేసారి పెద్ద ఎత్తున క్రౌడ్ లాగా రావడం అనేది అధికారులకు కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి గమనించాల్సిందిగా కోరుతున్నా। అదేవిధంగా ఈ రేషన్ కార్డులు ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి ఎవరైనా దళారులు మధ్యవర్తులు మిమ్మల్ని ఏదైనా వసూళ్ళకు అక్రమ వసూళ్ళకు పాల్పడ్డట్టయితే తక్షణమే అట్లాంటి వ్యక్తులపైన కంప్లైంట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। అట్లాంటి వ్యక్తుల్ని కఠినంగా శిక్షించడం జరుగుతుంది చట్టపరంగా కాబట్టి ఎవరు కూడా దళారులను سابقہ وزیر و بودھن MLA سدرشن ریڈی نے تیقن دیا کہ وہ نہ صرف برقی ملازمین کے لیے EPF سے GPF کا مسئلہ وزیر اعلیٰ کے علم میں لائیں گے بلکہ اسے قانون ساز اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ تلنگانہ پاور امپلائڈ جنٹ ایکشن کمیٹی نے کانگریس قانون سازوں کی جانب سے 1999 سے 2004 تک مقرر کردہ ملازمین پر GPF لاگو کرنے کے لیے کانگریس کے قانون سازوں کو ایک عرضی داخل کرنے کے مطالبے کے جواب میں نظام آباد امپلائیز ڈسٹرکٹ جو پاور کمیٹی کی سرپرستی میں سابقہ وزیر و بودھن MLA سدرشن ریڈی کو ایک عرضی پیش کی۔ انہوں نے درخواست کی کہ اسے وزیر اعلیٰ ریاست کے پرنسپل سیکرٹری اور ان کے ذریعے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر کو عرضی بھیجی جائے۔ درخواست کا جواب دیتے ہوئے MLA نے خوشی کا اظہار کیا کہ بجلی کمپنیوں اسٹاف ملازمین اور انجینئروں نے اچھا کام کیا اور گزشتہ سال فصلوں کی وجہ بنے۔ انہوں نے بجلی کے ملازمین کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ کمپنی کی ترقی کے لیے سخت محنت کریں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ جمع کرائی گئی پٹیشن کو نہ صرف وزیر اعلیٰ کے علم میں لایا جائے گا بلکہ قانون ساز اسمبلی میں بھی اس کو اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ جس طرح سرکاری ملازمین 2004 تک GPF کے تحت کام کریں اسی طرح وہ 2004 تک پاور کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین پر بھی GPF لاگو کرنے کی درخواست کریں گے۔ اس موقع پر پاور امپلائیز JAC راجندر گوڑ، ضلع صدر کنوینر ٹی راج شیکھر، EPF سے GPF لیڈران سرینیواس رام مورتی اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایڈپلی منڈل میں ایک خاتون نے مالی مشکلات سے تنگ آ کر کی خودکشی۔ اس واقعے سے متاثرہ خاندان میں شدید غم و غصہ۔ پولیس نے کیا مقدمہ درج۔ ایڈپلی منڈل مستقر سے تعلق رکھنے والی 60 سالہ جے بھومیا مالی پریشانیوں کی وجہ سے کچھ عرصے سے ذہنی پریشانی میں مبتلا تھی۔ تفصیلات کے مطابق چاشمبے کی صبح بھومیا گھر سے نکلی اور منڈل مستقر میں پلی چیرو پشتے پر گئی۔ اس کے بعد اس نے درخت سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ متاثرہ کے اہل خانہ کی شکایت پر ایڈپلی SI M راما نے موقع پر پہنچ کر تفصیلات جمع کی۔ بعد ازاں نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بودھن ایریا اسپتال منتقل کیا گیا۔ اختتام سے قبل نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔
ITI तरबियत के साथ मुलाजिमत और रोजगार के वसी मौके, बेरोजगार नौजवान फायदा हासिल करें। बोधन MLA ने जिला कलेक्टर के हमरा किया गवर्नमेंट बॉयज ITI का दौरा। ऑटोनगर के फर्नीचर वर्कशॉप व गोदाम में भयानक आतिशज़दगी, आग के शोलों को देख अतराफ व अकनाफ की अवाम में खौफ। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया क्या? लाखों मालियत की लकड़ी व फर्नीचर के नुकसान का अंदाजा। माली मुश्किलात से तंग आकर एक खातून ने की खुदकशी, अफरादे खानदान में गम की लहर। मामला एड़पल्ली का। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।